अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एवरेजेस। एवरेजेस so this is the new chapter we are starting today. Another important chapter for examinations point of view. ये एक और अहम चैप्टर है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला सवाल, स्कूल लाइफ से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप एवरेजेस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेकेंडरी स्कूल से आपको सिखाया जाता है एवरेजेस की कैलकुलेशन। तो सवाल ये है कि ये एवरेज है क्या, ये बताता क्या है, इसे कैलकुलेट क्यों करते हैं, मकसद क्या है इसका, और फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये अगला मरहला है। तो प्राइमरीली बात करनी है पहले कि एवरेज है क्या। मुझे यकीन है कि आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जिनको एवरेज कैलकुलेट करना आता होगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि ये है क्या और इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने एवरेज को डिफाइन करूंगा। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ थियोरी होती है और वो थियोरी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आपको उस कैलकुलेशन का, उस वर्किंग का मजा आएगा। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव्स में आप देखते हैं कि ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स को टच किया जाता है। तो मैं आपके सामने यहां, अभी मैं आपको एवरेजेस को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं डिफाइन आगे करूंगा, वो आपने लिखना है, लेकिन अभी आप सिर्फ समझ लें। ये है कराची के टेम्परेचर्स पिछले 7 दिनों में रिकॉर्ड किए गए हैं। 34, 32, 33, 35, 34, 33, 32. It was on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. तो आपके सामने कराची के टेम्परेचर्स पिछले एक हफ्ते के 7 डेज के टेम्परेचर्स आपके सामने प्रेजेंट किए गए। स्टैटिस्टिक्स में हम इसे, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में हम ये हर एक वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशंस है हमारी, और ऑब्जर्वेशंस की जो कलेक्शन है उसे डेटा कहते हैं। तो ये डेटा भी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक तो नहीं है, एक से ज्यादा है। तो ये ऑब्जर्वेशंस टेम्परेचर की है जो हमने रिकॉर्ड की है, यानी ये डेटा टेम्परेचर का है। और एक लफ्ज में और यूज करूंगा टेक्निकली, चूंकि ये ऑब्जर्वेशंस न्यूमेरिकल है, लिहाजा हम इसे
स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम बोल। सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? जी सर आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट करूंगा, अभी अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, ठीक है, ओके दोबारा सर, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। तो ये जो फिगर्स हैं ये कराची के टेम्परेचर्स हैं पिछले एक हफ्ते के, पिछले 7 डेज के, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं। संडे को 34 रिकॉर्ड हुआ, मंडे को 32 डिग्री, ट्यूसडे को 33 डिग्री, वेडनेसडे को 35 डिग्री, थर्सडे को 34, फ्राइडे को 33, सैटरडे को 32। तो कहने को ये ऑब्जर्वेशंस हैं, टेम्परेचर की ऑब्जर्वेशंस। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जर्वेशन। टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किए हैं और उसे रिकॉर्ड किया है। संडे को 34 ऑब्जर्व हुआ, मंडे को 32 ऑब्जर्व हुआ, तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है। और आप जानते हैं, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेशंस की ये जो कलेक्शन है इसे डेटा भी कह सकते हैं। तो ये टेम्परेचर का डेटा है, पिछले एक हफ्तों के टेम्परेचर का डेटा। और चूंकि ये डेटा जो आपके सामने लिखा गया है ये न्यूमेरिकल भी है, इसलिए टेक्निकली ये स्टैटिस्टिक्स भी है, इन्हें हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। तो ये डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स है कराची के टेम्परेचर्स के जो मुझे बताए गए हैं। अब जरा सवाल सुनिएगा तवज्जो से। अगर कोई मुझसे सवाल करे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ कराची सिटी लास्ट वीक, अब अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि बताइए कराची का जो टेम्परेचर है वो पिछले हफ्ते कितना था, पिछले हफ्ते कराची का टेम्परेचर क्या था, सवाल पूछा है किसी ने मुझसे, क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं मैं? तफसील बताऊं? संडे को 34 था, मंडे को 32 था, ट्यूसडे को 33 था, वेडनेसडे को 35 था, क्या तफसील बताऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तफसील नहीं बतानी, मुझे एक टेम्परेचर ऐसा बताओ, एक टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी बताओ जो पिछले हफ्ते के तमाम टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट कर दे। मुझे टेम्परेचर की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे मैं पूरे वीक के टेम्परेचर को डिस्क्राइब कर दूं, रिप्रेजेंट कर दूं। एक नुमाइंदा वैल्यू चाहिए मुझे, एक वैल्यू। ये 7 वैल्यूज हैं लेकिन मुझे एक वैल्यू चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जो इन सातों को रिप्रेजेंट कर दे, जो इन सातों वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके। समझ आ गई आपको? तो किसी भी डेटा की ऐसी एक वैल्यू, ऐसी एक वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब कर दे, रिप्रेजेंट कर दे या समराइज कर दे। समरी क्या होता है पता है ना? खुलासा।
तो नंबर्स फिगर्स को भी समराइज कर सकते हैं हम, इन वैल्यूज का भी एक खुलासा निकाल सकते हैं हम। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए टेम्परेचर की या इस डेटा की जो इस पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सकती हो, रिप्रेजेंट कर सकती हो, समराइज कर सकती हो। ऐसी एक वैल्यू को हम क्या कहेंगे? एवरेज। क्या कहेंगे? एवरेज। तो अभी जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है उससे आपको एवरेज की अहमियत का अंदाजा हो गया है। एवरेज क्या है? एवरेज पूरे डेटा की समरी है, एवरेज पूरे डेटा का निचोड़ है, एवरेज पूरे डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। एवरेज एक वैल्यू है जो पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सकती है। समझ आ गई आपको बात या नहीं? तो ये जो प्लानर्स होते हैं या डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो डेटा की हर तफसील में जाएं। ये तो एक छोटा सा डेटा है, बिजनेसेस में तो बहुत हैवी और मैसिव डेटा सेट्स होते हैं, तो वहां इतना टाइम नहीं होता कि डेटा की हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में जाएं। तो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए हम डेटा की समरी पर रिलाई करते हैं, डेटा की समरी पर, और डेटा की समरी को ही तो हम एवरेज कहते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको ये बात समझा तो दी है, लेकिन अब जो बात मैंने समझाई है आपको अभी इसको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो लिख लें, व्हाट इज एन एवरेज। एवरेज को डिफाइन कर रहा हूं, समझा दिया है, अब लिख भी लें। अ सिंगल वैल्यू of the data set that may describe or represent or summarize the entire data set is called an average. ठीक है, एक ऐसी वैल्यू, डेटा की एक ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, समराइज कर सके, उसे हम एवरेज कहते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने शुरू में बहुत पहले चैप्टर में, बेसिक चैप्टर में सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था तो वो कुछ यूं था, तवज्जो से सुनिएगा, याद आ जाएगा आपको। The scientific methods or procedures of collection के बाद था प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद था समराइजेशन। ठीक है, तो कलेक्शन और प्रेजेंटेशन को हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया। अब किसकी बात हो रही है? डेटा को समराइज करने की बात हो रही है। तो डेटा को समराइज कैसे करूंगा? एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा को समराइज करना है तो एवरेज कैलकुलेट करना होगा। तो आई होप आपको याद आ गई होगी वो डिफिनेशन। ठीक है ना?
तो उसी से आपको बता रहा हूं। तो अब हम जहां हैं, जिस स्टेज पर हम डेटा को समराइज करना सीख रहे हैं, इससे पहले हमने डेटा को कलेक्ट करना और प्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम डेटा को समराइज करना सीख रहे हैं, और डेटा की समराइजेशन के हवाले से जो चैप्टर में मैंने अब शुरू किया है, उसका नाम है एवरेजेस। ठीक है, अब अगली बात, आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताया गया अभी कि एवरेज डेटा की एक ऐसी वैल्यू है, तो डेटा की ही वैल्यू है ना एवरेज। ये ऐसे ही है जैसे एक क्लास हो जिसमें 40 बच्चे हों और हर बच्चे के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, मसाइल हो, तो मैं एज अ टीचर उसको हैंडल नहीं कर सकता। 40 बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक सीआर बना देता हूं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसी क्लास के एक बच्चे को वो रोल देता हूं क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। अब आप में से जिसका भी कोई प्रॉब्लम है, वो उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मेरे पास आएगा। मुझे आप सबसे अलग अलग नहीं पूछना, मुझे आप सबसे अलग अलग नहीं मिलना, मुझे आप सबसे अलग अलग बात नहीं करनी। इसके बावजूद आपका प्रॉब्लम मुझ तक आ जाएगा। इसके जरिए, उस एक स्टूडेंट के जरिए जिसको मैंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। क्लास की हर प्रॉब्लम को, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को वो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा। वो जो भी प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आएगा, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी क्लास की प्रॉब्लम समझी जाएगी। आप मेरी बात समझ गए ना? तो बिल्कुल इसी तरह एवरेज क्या है? एवरेज डेटा की एक वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू पूरे डेटा की समरी है। वो वैल्यू पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। समझ आ गई आपको? तो ये है एवरेज की डिफिनेशन। तो एवरेज डेटा की वैल्यू है, तो डेटा में ही होगी, जाहिर है डेटा में ही होनी चाहिए। भाई आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव आप ही की क्लास का स्टूडेंट होगा। ऑब्वियसली किसी और क्लास का स्टूडेंट आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। तो इसी तरह डेटा का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो डेटा की ही कोई वैल्यू होगी ना। वो वैल्यू 33 भी हो सकती है इसमें, वो वैल्यू 34 भी हो सकती है, वो वैल्यू 32 भी हो सकती है। कोई भी वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो सकती है। तो डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो भी हो, डेटा का एवरेज जो भी हो, होगा तो वो डेटा में ही ना। लेकिन अब मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि डेटा की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, यानी डेटा का जो एवरेज है, जब आप उसे डेटा में जाके ढूंढेंगे तो वो आपको कहां मिलेगा? मालूम है कहां मिलेगा? डेटा का एवरेज या तो डेटा के सेंटर पर मिलेगा, सेंटर पर, और अगर सेंटर पर ना हो तो सेंटर के आसपास मिलेगा। तो एवरेज जो डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, अगर उसे डेटा में जाके तलाश करना है तो कहां से मिलेंगी वो आपको एवरेज? कहां से मिलेगा वो एवरेज आपको? या तो वो डेटा के सेंटर पर होगा, और अगर वो वैल्यू सेंटर पे नहीं है तो सेंटर के करीब करीब कोई होगी। सही है? तो अगला जुमला जो मैं लिख रहा हूं, अब मैं मुझे डेटा मिटा रहा हूं। अगला स्टेटमेंट, अगला पैराग्राफ बड़ा अहम। Averages are found. Averages are found either at the center of the data set, or around it,
एवरेजेस जो होते हैं या तो वो डेटा के सेंटर पर होते हैं। एवरेज एक वैल्यू है ना जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। वो वैल्यू कहां होगी डेटा में? या तो सेंटर पर होगी या सेंटर के करीब होगी। ईदर एट द सेंटर ऑफ द डेटा सेट और अराउंड इट। इसीलिए एवरेजेस को क्या कहते हैं? इसीलिए एवरेजेस का एक खास नाम है। क्या नाम है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं एवरेजेस को? एवरेज इज अ वेरी कॉमन नेम। स्पेसिफिक नाम क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेजेस का खास नाम। एवरेजेस को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं एवरेजेस को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसलिए कि जो एवरेज होता है या तो वो डेटा के मरकज पे सेंटर पे होगा, और अगर एग्जैक्टली सेंटर पर ना हो तो सेंटर के आसपास पाया जाएगा, करीब पर होगा। इसीलिए एवरेजेस का ये खास नाम है। क्या नाम है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि डैश आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप जानते हैं क्या भरना है? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है डैश आर फाउंड एट द सेंटर ऑफ द डेटा सेट और अराउंड इट। आप जानते हैं क्या भरना? समझ आ गई बात या नहीं? तो ये है एवरेजेस की तारीफ, एवरेज की तारीफ। ठीक है, तो डिफिनीशन एवरेज की लिखवाई है, लेकिन लिखा है वहां वर्ड मैंने एवरेजेस। इसका मतलब क्या है कि एवरेज इज नॉट ओनली ऑफ अ सिंगल टाइप, देयर मे बी मेनी मोर टाइप्स ऑफ एवरेजेस। तो अभी शॉर्टली मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए आप तवज्जो से, ये टेम्परेचर्स थे अभी जो भी थे। अब मैं कोई और डेटा ले लेता हूं। चले हाइट्स का डेटा ले लेते हैं। स्टूडेंट्स की हाइट्स एक्स हाइट है 4.9, 4.7, 5.3, 5.6 और 4.8। तो ये 5 स्टूडेंट्स की हाइट्स है। 5 स्टूडेंट्स से मैंने उनकी हाइट्स ऑब्जर्व की है। एक की 4.9 फिट है, एक की 4.7 है, एक की 5.3 है, एक की 5.6 है, एक की 4.8 है। कहने कोई ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन इसे मैं डेटा भी कह सकता हूं और स्टैटिस्टिक्स भी कह सकता हूं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे मशवरा दे, मुझे बताए, चले अगर किसी को इसका जवाब पता हो तो मुझे रेज हैंड पे बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे इस डेटा का एवरेज चाहिए, एवरेज हाइट चाहिए मुझे, एवरेज एक्स का चाहिए। कैसे करूं, कैसे निकालूं? मालूम है किसी को? एवरेज समझ गए ना? मुझे हाइट की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए। मुझे इन तमाम हाइट्स की समरी चाहिए। तो एवरेज ही निकालूंगा ना। कैसे निकालूं एवरेज? है कोई जो बता दे? किसी को आइडिया हो? स्कूल की एजुकेशन से कोई आइडिया हो दिमाग में? ओके,
सर वी हैव टू यूज, सर हमें जो है इसमें मॉड मीडियन मोड इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, वो बात अभी मैंने बताई नहीं है। मैंने तो आपसे एक सिंपल सवाल किया है आपसे। आपने जो मुझसे अभी आपने जो बात कही है वो तो मुझे मालूम नहीं है कि वो है क्या, अभी तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने आपसे बहुत ही एक सिंपल बात पूछी है कि मुझे इन 5 वैल्यूज का एवरेज चाहिए, तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट? एनीबडी एल्स? और कोई बता दे। गुड, गुड आंसर आयशा, गुड आंसर। जी मुजम्मिल, व्हाट यू वांट टू से? सर आपने अभी बताया है ना कि बीच वाली वैल्यू या फिर आगे पीछे उसके होगी, हाँ, होती तो ऐसे ही कुछ है। तो बिल्कुल इनमें से एनी बिल्कुल वैल्यूज का कुछ करना होगा। गुड गैस, गुड आंसर। लेकिन देखो अभी अभी इसमें हम बीच की वैल्यू को, चलो तुम्हारे ख्याल में क्या है इसमें बीच की वैल्यू क्या होगी? 5.3। 5.3। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये बीच की वैल्यू होगी नहीं, इसलिए कि बीच की वैल्यू को आप तब देखेंगे जब आप इस डेटा को पहले ऑर्डर करेंगे, है ना। लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में लिखेंगे, फिर जब आप बीच की वैल्यू को ढूंढेंगे तो फिर आपको मिलेगा एवरेज। तो आपका जो गेस है 5.3, मेरे ख्याल से तो वो गलत है। आप इस डेटा को जरा दोबारा अरेंज करके लिखे स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में, तो आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज क्या है। ठीक है, ओके जी सर। गुड आंसर मुजम्मिल। मुजम्मिल ने ये बात कही कि सर ये जो अभी आपने खुद तो बताया था कि जो बीच वाली वैल्यू है वो एवरेज होती है। ठीक है, अगर आपने बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो इसकी तरकीब ये है दोस्तों, सारे सुन ले कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे पहले आपको ऑर्डर में लिखना होगा, यानी स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर। सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। और जब आप उसको अरेंज कर लें उसके बाद आपको उस सेंटर की वैल्यू को देखना होगा, और उस वक्त जो सेंटर पे आपको वैल्यू मिलेगी वो एवरेज हो सकती है। बिल्कुल सही कहा मुजम्मिल, आपकी अप्रोच सही है। और कोई शेयर करना चाहिए चाहे कोई आइडिया? वो आइडिया जो मैं सुनना चाह रहा हूं अब तक किसी ने शेयर नहीं किया। ओके, एक अभी देखते हैं जी, आयशा। यस सर। जी आयशा अमीन। सर इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो है ना हमें जी गिवन जी है। जी, ये जो अभी आयशा ने तरकीब बताई है एवरेज निकालने की, ये तो बहुत ही यूनिवर्सल मेथड है, पॉपुलर। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी स्कूल के बच्चे को ये डेटा दे और उससे कहें कि एवरेज निकालो इसका, तो वो यही करेगा जो अभी आयशा अमीर ने बताया। ये बताया कि सर इन सबको आप ऐड कर लें, पांचों को जमा कर लें, और ये जितने हैं 5 है ना ये, और उस आंसर को 5 से डिवाइड कर लें, आपको एवरेज मिल जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने आयशा। तो इसका मतलब देखें अब कितनी सारी अप्रोचेज हैं। मुजम्मिल ने कहा सर इस डेटा को आप अरेंज करें और सेंटर की वैल्यू उठा लीजिए, एवरेज मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा, मुजम्मिल ने गलत तो नहीं बताया, क्योंकि मैंने ही उसको बताया है कि सेंटर की वैल्यू होती है एवरेज। एवरेज जो होता है वो सेंटर वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू। तो मैंने ही तो बताया था उसको, तो उसने मुझे सही बता दिया। फिर अब आयशा ने भी एक अप्रोच बताई है कि सर एक और तरकीब है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। किसी छोटे स्कूल के बच्चे को आप ये डेटा दें और उसको बोलो कि बेटा इसका एवरेज निकालो, तो वो यही काम करेगा जो भी इन्होंने बताया। सारी वैल्यूज को ऐड कर लेगा, वो प्लस कर लेगा, और जितनी होगी उससे डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो ये जो तरकीब अभी इन्होंने बताई है कि एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, एवरेज निकालने का ये जो तरीका है ये बहुत मशहूर है, पॉपुलर है और यूनिवर्सल है। ठीक है, लेकिन एवरेज निकालने का जो तरीका मुजम्मिल ने भी बताया, गलत तो वो भी नहीं था। समझ आ गई मेरी बात या नहीं? इसका मतलब ये है कि एवरेज निकालने के एक से ज्यादा मेथड हैं, एक से ज्यादा तरीके हैं। तो इससे एक बात और पता चली कि अगर एवरेज को कैलकुलेट करने के एक से ज्यादा मेथड्स हैं तो फिर एवरेज इज
एक टाइप का नहीं है, एक से ज्यादा टाइप्स के हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब मैं आपको ले जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एवरेजेस में। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा टाइप्स ऑफ एवरेजेस, वो एवरेजेस जिसका नाम अभी आयशा सिद्दीकी ने बता दिया था पहले ही, ठीक है? लेकिन चूंकि मैं उस लेवल तक गया नहीं था, इसलिए मैंने उनकी बात को उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं। तो अब सवाल यह है कि एवरेज अगर निकालना हो किसी डेटा का, तो उसको निकालने का एक तरीका तो नहीं है, एक से ज्यादा तरीके हैं, और जितने ज्यादा तरीके होंगे उतने ही मेथड्स होंगे, ठीक है, उतनी ही टाइप्स होंगी। तो अब मैं आपको वो टाइप्स लिख रहा हूं यहाँ आपके सामने, जो आपके सिलेबस में है। वो जो आपके सिलेबस में है उसको मैं लिस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? तो एवरेजेस कई किस्म के हो सकते हैं, कई टाइप्स के हो सकते हैं। यहां मैं वही टाइप्स लिखूंगा जो आपके सिलेबस में है। सो नाउ द टाइप्स ऑफ एवरेज। तो पहली टाइप वेरी पॉपुलर, जो भी आयशा अमीर ने बताया, एड देम अप एंड डिवाइड बाय 5। ये है ना 4.9 प्लस 4.7 प्लस 5.3 प्लस 5.6 प्लस 4.8 डिवाइड बाय 5। ये तरकीब जो इन्होंने अभी बताई, सबको जमा करके 5 से डिवाइड कर लो। 5 से क्यों भाई, ये 5 ही तो है। इस तरीके से अगर आपने एवरेज निकाला है तो इसका नाम होगा अरिथमेटिक मीन, जिसे सिर्फ मीन भी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन या मीन एक ही चीज है, ठीक है? ये एक तरकीब है एवरेज निकालने की, और ये तरकीब सबसे ज्यादा मशहूर है। ये यूनिवर्सल मेथड है। अरिथमेटिक मीन की बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल एवरेज है, आइडियल एवरेज है अरिथमेटिक मीन। इसीलिए जब भी आप किसी से कहेंगे कि इस डेटा को लो और एवरेज निकालो, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा एवरेज निकालूं, वो फटाफट अरिथमेटिक मीन निकाल देगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज एन आइडियल एवरेज, इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल एवरेजेस। समझ आ गई मेरी बात या नहीं? लेकिन इसके अलावा भी है दूसरा, मीडियन। Another type is median, ये भी एवरेज है। और तीसरा मॉड। तो और भी टाइप्स है इसके अलावा, लेकिन चूंकि मुझे वो पढ़ानी नहीं है इसलिए मैं लिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं वही लिस्ट कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अरिथमेटिक मीन और मीन, मीडियन, एंड द थर्ड वन इज द मॉड। ये सारे एवरेजेस हैं और इन सब का एक ही काम है। देखिए भाई, काम तो एक ही है ना। एवरेज का क्या काम है? टू रिप्रेजेंट द डेटा सेट, टू समराइज द डेटा सेट। और क्या काम है एवरेज का? तो अरिथमेटिक मीन का भी यही काम है, मीडियन का भी यही काम है, मॉड का भी यही काम है। कभी हम डेटा को समराइज करने के लिए अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं, कभी हम डेटा को समराइज करने के लिए मीडियन इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी हम डेटा को समराइज करने के लिए मॉड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ तरीके हैं टू वर्क आउट दी एवरेजेस, जिन्हें हम टाइप्स ऑफ एवरेजेस कहते हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है जी? ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक की जो बेसिस है, बेसिक्स है, थियोरी, कॉन्सेप्ट, उसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश तो बहुत की है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो ग्रुप चैट पे भेज दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह अब अगली क्लासेस में आपको बताएंगे कि इन एवरेजेस को बारी बारी किस तरह कैलकुलेट करेंगे आप, हाउ यू विल वर्क देम आउट एट डिफरेंट डेटा सेट्स, इंशाल्लाह। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।